आज हम 2025 में रिलीज हुई स्टोलन मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ये एक बहुत ही हार्ड हिटिंग फिल्म है जहाँ पे आप दो भाइयों की कहानी देखेंगे जो कहीं घूमने जा रहे होते हैं, लेकिन उन पर बच्चा चोरी करने का इल्जाम लगा दिया जाता है और सोशल मीडिया में वायरल कर दिया जाता है, और जिसके बाद लोग उनके खून के प्यासे हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हैं और कहानी की शुरुआत करते हैं। हेलो वॉचर्स, मैं हूं अनुराग और आप देख रहे हैं वॉचर पॉइंट। मूवी की शुरुआत होती है एक छोटे से रेलवे स्टेशन पे, जहां गौतम एक सीधा साधा आदमी अपने छोटे भाई रमन का इंतजार कर रहा होता है, क्योंकि उसके घर पे आज एक बड़ा फैमिली फंक्शन है। वहीं स्टेशन पर हम एक गरीब औरत झुम्पा को देखते हैं, जो अपनी 5 महीने की छोटी बेटी के साथ प्लेटफॉर्म के एक कोने में चादर बिछाकर सो रही होती है और उसकी बेटी उसके बगल में चुपचाप सो रही होती है। अचानक एक मिस्टीरियस औरत जो चेहरे पर कपड़ा बांधे हुए होती है, चुपके से झुम्पा के पास आती है और उसकी बेटी को गोद में उठाकर ले जाती है। ये सब इतनी चुपके से होता है कि कोई नोटिस ही नहीं करता। ठीक उसी वक्त रमन ट्रेन से उतरता है। उसके हाथों में एक छोटा सा बैग और एक बोतल होता है। वो उस औरत को बच्ची ले जाते हुए देखता तो है, लेकिन उसे लगता है कि शायद ये उसकी अपनी बेटी है, इसीलिए वो इग्नोर कर देता है। कुछ देर बाद झुम्पा की नींद खुलती है और वो अपनी बेटी को ना पाकर घबरा जाती है। वो चीख चीख कर अपनी बेटी को ढूंढने लगती है और उसका रोना सुनकर स्टेशन पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है। झुम्पा का दिल टूट रहा होता है और वो हर आदमी को शक की नजर से देखती है। तभी उसकी नजर रमन पे पड़ती है, जिसके हाथ में उसकी बेटी की छोटी सी टोपी दिखाई देती है। ये टोपी शायद गलती से रमन के बैग के साथ लग गई थी जब वो ट्रेन से उतरा था। झुम्पा गुस्से में और डर के मारे रमन को ही चोर समझ लेती है और चिल्लाती है कि ये मेरी बेटी को ले गया। भीड़ एकदम रमन के खिलाफ हो जाती है और लोग उसे घेर लेते हैं। रमन घबरा जाता है और कहता है मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन उसकी भीड़ एक नहीं सुनती। यहाँ हाथापाई भी शुरू हो जाती है। तब गौतम भीड़ के बीच में आता है और चिल्लाता है मेरा भाई चोर नहीं है, रुको बात तो सुनो। लेकिन भीड़ उसकी बात नहीं मानती। इतने में गोपाल, एक लोकल पुलिस वाला, वहां पहुंचता है। उसका एटीट्यूड थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है, लेकिन वो भीड़ को शांत करने की कोशिश करता है। रमन अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए सबको स्टेशन के पास एक छोटी सी दुकान पर ले जाता है, जहां रोहित नाम का दुकानदार होता है। रोहित बताता है मैं सब देख रहा था, रमन अभी अभी ट्रेन से उतरा है, उसने कोई बच्ची नहीं चुराई है। रोहित का कॉन्फिडेंस और उसकी बात को सुनकर भीड़ शांत हो जाती है और लोग रमन को छोड़ देते हैं। गौतम झुम्पा से कहता है मैंने एक औरत को तुम्हारी बेटी के साथ स्टेशन से जाते हुए देखा था, लेकिन मैंने सोचा कि वो उसकी अपनी बेटी होगी। ये सुन के झुम्पा का डर और भी बढ़ जाता है और वो अपनी बेटी के लिए ज्यादा परेशान हो जाती है। वो स्टेशन पर इधर उधर भागते हुए लोगों से पूछती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। गौतम रमन को लेकर घर जाने की तैयारी करता है, लेकिन गोपाल उसे रोकता है और कहता है जब तक तुम दोनों का बयान लिखा नहीं जाता तुम यहाँ से नहीं जा सकते। ये सुन के गौतम टेंशन में आ जाता है, क्योंकि आज उनके घर पे एक बहुत बड़ा फंक्शन है जिसमें उसकी फैमिली उसका इंतजार कर रही है। गौतम अपनी पत्नी को फोन करता है, जो पूछती है तुम लोग कब आ रहे हो। गौतम कहता है बस थोड़ी देर और हम आ जाएंगे, लेकिन उसका चेहरा साफ बता रहा होता है कि वो बहुत परेशान है। दूसरी तरफ झुम्पा प्लेटफॉर्म पर एक कोने में बैठकर अपनी बहन को फोन करती है और रोते हुए कहती है कि अगर मुझे मेरी बेटी नहीं मिली तो मैं अपनी जान दे दूंगी। ये बात रमन सुन लेता है और उसके दिल में झुम्पा के लिए दया जागती है। रमन का चेहरा इमोशनल हो जाता है और वो सोचता है कि उसे झुम्पा की मदद करनी चाहिए। थोड़ी देर बाद कांस्टेबल पंडित जी रमन और गौतम से बयान ले रहे होते हैं। तब झुम्पा को रोहित प्लेटफॉर्म पर किसी औरत से चुपके चुपके बात करते हुए दिखता है। झुम्पा चुपके से उसकी बातें सुनती है और शॉक हो जाती है जब उसे पता चलता है कि रोहित और उस औरत ने मिलकर उसकी बेटी की किडनैपिंग का प्लान बनाया था। झुम्पा गुस्से में रोहित को पकड़ लेती है और उसे पुलिस के पास ले जाती है। रोहित पहले तो झूठ बोलता है, मैंने कुछ नहीं किया, यह औरत पागल है। लेकिन जब पुलिस उसका फोन चेक करती है तो उसमें उस मिस्टीरियस औरत का नंबर मिलता है। गोपाल और पंडित जी रोहित को धमकाते हैं और वो सच उगल देता है। वो बताता है कि उस औरत ने मुझे 5,000 रुपए दिए थे झुम्पा पे नजर रखने के लिए। वो बच्ची को कसूरी कोठी ले गई है। ये सुन के झुम्पा पुलिस से तुरंत कोठी चलने के लिए कहती है, लेकिन गोपाल कहता है बिना सॉलिड प्रूफ के हम वहाँ नहीं जा सकते। रमन गोपाल की बात सुन के गुस्सा हो जाता है और कहता है आप लोग पुलिस होकर भी एक माँ का दर्द नहीं समझ रहे हो। रमन और गोपाल के बीच बहस हो जाती है। गौतम रमन को शांत करने की कोशिश करता है और कहता है चल घर चलते हैं, फंक्शन के लिए देरी हो रही है। लेकिन रमन ठान लेता है कि वो
झुम्पा की बेटी को ढूंढ कर ही रहेगा। रमन, गौतम और झुम्पा एक कार में कसूरी कोठी के लिए निकल पड़ते हैं, जो एक सुनसान जंगल के बीच होता है। गोपाल और पंडित जी भी अपनी पुलिस जीप में उनके पीछे पीछे चलते हैं। रास्ते में रमन झुम्पा से उसकी बेटी के बारे में पूछता है। झुम्पा बताती है, मैं अपनी बेटी के साथ मनाली जा रही थी, मैं पहले कभी शहर से बाहर नहीं गई हूँ। ये सुन के रमन को झुम्पा पर भरोसा हो जाता है और वो उसके मदद के लिए और भी ज्यादा कमिटेड हो जाता है। जंगल के पास पहुँचते ही कुछ गाँव वाले उनकी कार को रोक लेते हैं। वो लोग गौतम और रमन को देखकर चिल्लाते हैं, ये बच्चा चोर है। असल में जब स्टेशन पर भीड़ रमन को घेर रही थी, तब किसी ने उनका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया था। गांव वाले उसी वीडियो की वजह से ये समझ रहे थे कि ये लोग चोर हैं। गौतम समझाने की कोशिश करता है, लेकिन लोग नहीं सुनते हैं। तब गौतम गोपाल को फोन करता है, जो वहाँ पहुँचता है और गाँव वालों को समझाता है कि ये लोग चोर नहीं है, बल्कि झुम्पा की बेटी को किसी और ने चुराया है। ये सुन के गाँव वाले उन्हें जाने देते हैं। कसूरी कोठी एक पुरानी खानदार सी हवेली होती है, जो जंगल के बीचों बीच होती है। रमन और झुम्पा अंदर चले जाते हैं, जबकि गौतम कार के पास इंतजार करता है। अंदर वो दोनों उस औरत को ढूंढने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वो औरत दिखती है, जो कि पुलिस को देखकर भागने लगती है। रमन और झुम्पा उसका पीछा करते हैं, लेकिन वो तेजी से भाग रही होती है। जब वो गौतम के सामने से गुजरती है, तो गौतम उसे रोकने के लिए एक लकड़ी फेंकता है, जो उस औरत के सिर पे लगती है। वो एक बड़े गड्ढे में गिर जाती है और वहीं पे मर जाती है। गौतम ये देखकर डर जाता है। वो सोचता है कि मैंने तो बस रोकना चाहा था, ये तो गलती से हो गया। गोपाल गौतम पर गुस्सा करता है, तुमने ये क्या कर दिया? इस औरत से हमें बच्ची का पता लग सकता था। रमन गौतम को दिलासा देता है कि भाई, ये तो गलती से हुआ है, तुम टेंशन मत लो, हम सब संभाल लेंगे। वापस कोठी में झुम्पा को एक डायरी मिलती है, जिसमें कुछ नामों और जगहों का जिक्र होता है। वो इससे चुपके से अपने पास रख लेती है। इतने में ही गोपाल को उसके सीनियर ऑफिसर्स का कॉल आता है, जो कहता है झुम्पा ने गांव में एक जमींदार के पैसे चुराए हैं, उसे जल्दी थाने ले आओ। गोपाल झुम्पा को पकड़ने जाता है, लेकिन झुम्पा चुपके से भाग चुकी होती है। गोपाल रमन और गौतम को बताता है कि झुम्पा एक चोर है। गौतम ये सुन के शॉक हो जाता है और कहता है, मैंने कहा था इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। पुलिस गौतम को उस औरत के मर्डर के लिए अरेस्ट करने वाली होती है, लेकिन रमन पंडित जी को कुछ पैसे देकर उन्हें मनाता है। पंडित जी रमन के सामने तरस खाकर गौतम को छोड़ देते हैं। रास्ते में गौतम रमन से कहता है, तुम्हारी वजह से आज मैं जेल जाने वाला था, झुम्पा पर भरोसा करके तूने गलती की। तब रमन एकदम शॉक करने वाली बात कहता है, भाई झुम्पा कोई चोर नहीं है और वो हमारे कार में ही है। गौतम गुस्से में कार रोकता है और झुम्पा को जबरदस्ती उतारने लगता है। झुम्पा रो रो कर कहती है, मैं चोर नहीं हूँ, मुझे फंसाया जा रहा है। रमन गौतम को समझाता है, भाई एक दिन जब कोई तुम्हारा अपना तुमसे दूर होगा ना, तब तुझे इसका दर्द समझ आएगा। यहाँ हमें पता चलता है कि रमन एक लड़की से बहुत प्यार करता था, जो एक एक्सीडेंट में मर गई। इस वजह से रमन जुदाई का दर्द समझता है। ये सुन के गौतम इमोशनल हो जाता है और झुम्पा की मदद के लिए मान जाता है। झुम्पा डायरी के बारे में बताती है, जिसमें अच्छे लाल नाम के आदमी का जिक्र होता है, जो बसोला गांव के एक रिहैब सेंटर में काम करता है। तीनों बसोला के लिए निकल पड़ते हैं। वहां पहुंचते ही गांव वाले उन्हें फिर से बच्चा चोर समझकर घेर लेते हैं, क्योंकि वो वायरल वीडियो वहां पर भी पहुंच चुका था। गौतम समझाने की कोशिश करता है, लेकिन गांव वाले उन पर हमला कर देते हैं। तीनों अपनी जान बचाकर भागते हैं। रास्ते में रमन को झुम्पा के बैग में ढेर सारे पैसे और एक मुंबई का फोटो मिलता है। रमन को शक होता है, क्योंकि झुम्पा ने कहा था कि वो कभी भी शहर नहीं गई है। गौतम और रमन झुम्पा से पूछते हैं, ये पैसे कहाँ से आए, तू सच बोल। झुम्पा कहती है, ये पैसे मेरे हैं, मैंने कुछ नहीं चुराया है। लेकिन दोनों को उस पर भरोसा नहीं होता है। इतने में ही गांव वाले उनकी कार का पीछा करते हैं और पत्थर मारते हैं। इस हमले में रमन के सिर पे चोट लग जाती है और वो खून से लथपथ हो जाता है। गौतम कार को तेजी से भगाकर एक सुनसान जगह पे रोकता है और झुम्पा से कहता है, तू हमें पागल बना रही है, यह बच्ची तेरी नहीं है ना? झुम्पा अपनी बेटी की सौगंध खाकर कहती है, वो मेरी ही बेटी है। एक माँ अपनी बेटी के नाम पे झूठ नहीं बोलती। उसकी आंखों के आंसू देखकर गौतम और रमन का दिल पिघल जाता है और वो उस पे भरोसा कर लेते हैं। गांव वाले फिर से उन पे हमला करते हैं, लेकिन गौतम और झुम्पा मिलके उन्हें भगा देते हैं। रमन की हालत और भी खराब हो रही होती है और उसका खून बह रहा होता है।
गौतम कार को हॉस्पिटल की तरफ ले जाता है, लेकिन गांव के बीच कार खराब हो जाती है। तीनों एक बड़े से घर में छुप जाते हैं जहां रमन का खून रुक नहीं रहा होता है। झुम्पा कहती है कि मुझे मेरी बेटी ढूंढनी है, मैं यहाँ नहीं रुक सकती। वो अकेले ही रिहैब सेंटर के लिए निकल पड़ती है। गौतम रमन के लिए डॉक्टर ढूंढने जाता है, लेकिन गांव वाले उसे पकड़ लेते हैं और मारना शुरू कर देते हैं। वो गौतम को गांव में घसीट कर ले जाते हैं। रमन अपने खून से लथपथ कैसे भी उठ के पानी ढूंढने लगता है, क्योंकि उसे बहुत प्यास लगी होती है, लेकिन उसे पानी नहीं मिलता। पंडित जी वहां पहुंचते हैं और गांव वालों को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोग नहीं मानते। पंडित जी पुलिस को बुलाते हैं, जो गांव वालों को समझाते हैं कि गौतम और रमन चोर नहीं है। गांव वाले अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा होते हैं। गौतम रमन को ढूंढने जाता है, वो घर में बेहोश पड़ा होता है। पुलिस जल्दी से एम्बुलेंस बुलाती है और रमन को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। दूसरी तरफ झुम्पा हाथ में कुल्हाड़ी लेकर रिहैब सेंटर पहुंचती है और अच्छे लाल के बारे में पूछती है। वहाँ एक औरत उसे बताती है कि अच्छे लाल गाँव के हॉस्पिटल में काम करता है। झुम्पा हॉस्पिटल की तरफ भागने लगती है, लेकिन पंडित जी उसे अरेस्ट कर लेते हैं। एम्बुलेंस में गौतम देखता है कि ड्राइवर का नाम तो अच्छे लाल है। वो चुप रहता है ताकि अच्छे लाल को शक न हो, लेकिन हॉस्पिटल में अच्छे लाल को रमन के पॉकेट में वो डायरी मिलती है जिसमें उसका नाम लिखा होता है। अच्छे लाल घबरा जाता है और डॉक्यूमेंट्स रूम में ले जाता है, जहां उसने झुम्पा की बेटी के फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए थे। यहाँ हमें पता चलता है कि अच्छे लाल एक बहुत बड़ा रैकेट चलाता है, जिसमें वो बच्चों के फेक डॉक्यूमेंट्स बनाकर उन्हें बेच देता है। गौतम हॉस्पिटल के हेड डॉक्टर से मदद मांगने जाता है, लेकिन देखता है कि अच्छे लाल और हेड डॉक्टर मिलकर झुम्पा की बेटी को किसी और को बेच रहे हैं। गौतम गुस्से में अच्छे लाल को रोकता है। इतने में पंडित जी झुम्पा से पूछते हैं कि ये पैसे और बच्ची का सच क्या है। झुम्पा बताती है कि वो दयानंद नाम के आदमी के घर में काम किया करती थी। दयानंद की पत्नी को बच्चा नहीं हो रहा था, इसीलिए उन्होंने झुम्पा से मदद मांगी, लेकिन सरोगेसी के जरिए झुम्पा के जुड़वा बच्चे हुए। उसमें से एक बच्चे को उसने दयानंद को दे दिया और दूसरी बेटी अपने पास रखी। दयानंद ने उस बच्ची के बदले ही उसे बहुत पैसे दिए थे, लेकिन इस बच्ची के बारे में अच्छे लाल को पता चल गया था और उसी ने ही उसकी दूसरी बेटी को चुराया था। पंडित जी झुम्पा की बात सुनकर उस पर भरोसा करते हैं और उसकी मदद का वादा करते हैं। गौतम हॉस्पिटल में सबको अच्छे लाल और हेड डॉक्टर की असलियत बता देता है। लोग गुस्से में अच्छे लाल को मारने लगते हैं। पंडित जी और झुम्पा वहाँ पहुँच जाते हैं और झुम्पा को अपनी बेटी फाइनली मिल जाती है। वो अपनी बेटी को गले लगाकर बहुत रोने लगती है, लेकिन उसके चेहरे पे सुकून भी दिखाई पड़ता है। रमन की हालत भी अब धीरे धीरे ठीक होने लगती है और पुलिस अच्छे लाल और हेड डॉक्टर को अरेस्ट कर लेती है और यहीं पे मूवी का क्लाइमैक्स होता है और कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, स्टोलन मूवी हमें बताना चाहती है कि बिना पूरी सच्चाई जाने किसी पे इल्जाम लगाना कितना खतरनाक हो सकता है। सोशल मीडिया पे वायरल वीडियोस और अफवाहें लोगों की जिंदगी बर्बाद कर सकती है। इसके साथ ही ये मूवी हमें बता रही है कि दूसरों के दर्द को समझना और उनकी मदद करना ही असली इंसानियत है। रमन की तरह हमेशा सच का साथ दो और एक दूसरे के लिए खड़े रहो, क्योंकि जिंदगी में कभी ना कभी हम सबको किसी की मदद की जरूरत तो पड़ती ही है। तो दोस्तों, ये थी स्टोलन मूवी की पूरी कहानी। उम्मीद है मुझे कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। ऐसे ही जबरदस्त और नए नए वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और देखते रहिए वॉच ऑन पॉइंट।